Let's go. Can't nobody hold us down. Can't nobody take my crown. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है आपके लिए, बड़ा ही दर्दनाक होने वाला है हमारे लिए, लेकिन फिर भी इस दर्द में एक अलग मजा है क्योंकि हमारे पास है Volkswagen Tiguan GT लाइन। इसके अंदर 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मौजूद है। अब देखते हैं कि आखिर ये इंजन कितनी बेहतरीन माइलेज देता है। तो देवी और सज्जनों, शुरू करते हैं इस खेला को और नियम अनुसार सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सबसे घटिया रूट कौन सा है, यानी कि किस रूट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक लगा है। सबसे पहले अपना डेस्टिनेशन डालेंगे हम इसके अंदर। रीसेंट सर्चेस में गए, हुडा सिटी सेंटर यानी गुड़गांव जाना है हमें, और देख लेते हैं जी कितना टाइम आ रहा है। ये देखो 42 किलोमीटर का रास्ता है, लगभग 2 घंटे का समय। लेकिन यहाँ बात थोड़ी खत्म होगी, हम तो सबसे हैवी रूट पे जाएंगे। हैवी ट्रैफिक मच हैवियर रूट। चलो ये वाला रूट ले लेते हैं, इसको कर देते हैं स्टार्ट। क्रैश अहेड, 9 मिनट का डिले, भगवान उनकी सुरक्षा करे जो लोग क्रैश में आए, लेकिन अपन तो यही डिले वाला रूट ही लेंगे, सबसे लंबा रूट। खेल का नियम नंबर 2, डेटा को करो 0, इकोनॉमी करी हमने 0, ठीक है जी। ट्रिप को करेंगे अब अपन 0, ट्रिप हो गया 0। अब चलते हैं अपनी यात्रा पे, चलिए चले। Let's go. It's time to get it started. Let's talk about it. तो चलिए जी, यात्रा शुरू हो गई है और यात्रा के साथ साथ आपको बताते भी चलते हैं। फिर से एक बार क्लियर कर दूं, हम चला रहे हैं Volkswagen Tiguan GT लाइन 1 लीटर इंजन वाली, और 15,63,000 इसका एक शोरूम प्राइस है। ऑटोमेटिक का 80 टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन इसके अंदर मिल जाता है। और टेक्निकलिटीज़ पे और बात करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर लुक के बारे में। आखिरी गाड़ी बाहर से देखने में कैसी लगती है। फ्रंट की बात करें तो देखो काफ़ी डिसेंट लुकिंग प्रोफाइल है इसका पूरा का पूरा फ्रंट का। कुछ भी ओवरडू नहीं किया है Volkswagen ने इस गाड़ी के अंदर। सिंपल लगती है गाड़ी, देखने में अच्छी लगती है गाड़ी। एक एवरग्रीन डिज़ाइन के साथ ये गाड़ी आती है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैशनेस नहीं मिलेगी आपको। वो कनेक्टेड LED DRL वगैरह चाहिए, रनिंग और वो क्या कहते हैं सीक्वेंशियल इंडिकेटर चाहिए, ये सब नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा बताता हूँ मैं आपको। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, LED DRL मिलेंगी, है ना, और वो बड़ी बड़ी दिखने वाली हेडलैम्प्स आपको हाँ वैसे वाला मिलेगा। बीच में एक ग्रिल मिलती है, पियानो फिनिश में है, जिसके ऊपर Volkswagen का बड़ा सा एक लोगो लगा हुआ है। और जो हुड है इसका काफ़ी हद तक अपराइट करने की कोशिश की गई है, और हुड के ऊपर भी आपको कैरेक्टर लाइन दिखाई देंगी। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, बम्पर की तरफ अगर हम आते हैं तो वहाँ बम्पर भी आप देखो तो बम्पर आपको हल्के ब्लैक एक्सेंट्स डालने के बाद उसको स्पोर्टीनेस की फीलिंग दी गई है कि गाड़ी थोड़ी सी स्पोर्टी लग जाए। तो कुल मिला के कुछ इस तरह का इसका फ्रंट प्रोफाइल लगता है। मेरे हिसाब से डिसेंट है, आपके हिसाब से क्या है आप कमेंट करके बता दीजिए। आपको लगता है कि डिज़ाइन बेहतर है या Volkswagen इससे ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन बना सकता है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा हम लोग फ्लैशी डिज़ाइंस को प्रेफर करते हैं। तो आप ये वाली राय जो है अपनी कॉमेंट सेक्शन में आके रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। साइड में बात की जाए तो साइड में आपको 2 कैरेक्टर लाइन दिखाई देंगे, एक शोल्डर के ऊपर, एक शोल्डर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको वहाँ पर भी दिखाई देंगी। काफ़ी एजी लाइन है, काफ़ी शार्प लाइन वहाँ पर तैयार की है, और ये Volkswagen का एक स्टाइल भी है। अगर आप वर्तुस देखो आपको उसके अंदर भी इसी तरह की लाइन दिखाई देगी। अगर आप टिगुआ देखोगे तो उसके अंदर भी आपको इसी तरह की लाइन दिखाई देती है लगभग। तो कुल मिला के ये उनका एक तरीके से सिग्नेचर है जो वो हर गाड़ी के ऊपर साइन कर देते हैं। अब टायर के बारे में बात करते हैं तो ये जो GT लाइन ट्रिम आता है ना 1 लीटर वाला, इसके अंदर आपको ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि काफ़ी स्पोर्टी लगते हैं। पियानो फिनिश है ब्लैक की, मेंटेन करना मुश्किल है लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। 17 इंच के व्हील इसके अंदर आते हैं, गुडियर के टायर Volkswagen ने इसके अंदर लगाए हुए हैं। ओवरऑल साइड प्रोफाइल इज गुड। ऊपर आप देखोगे तो आपको एक फंक्शनल रूफ रेल देखने को मिलेगी, और फंक्शन अगर आपको सामान बांधना हो तो आप वहाँ बांध सकते हैं। जो डोर हैंडल्स हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत क्रोम का काम किया हुआ है, इसके अलावा कहीं आपको एज सच क्रोम नहीं नज़र आता, नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात होती है इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। अब जरा इसके रियर की तरफ चलते हैं, पीछे से देखते हैं गाड़ी दिखने में कैसी है। जब आप पीछे आते हैं, फिर से मैं बताऊं कि हमने ये गाड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड पर देखी हुई है तो इतना ज़्यादा इसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ। जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको कनेक्टेड LED टेल लैम्प दिखाई दे जाते हैं, इंडिकेटर वगैरह रियर गियर लगाते हैं तो उसका जो वाइट लाइट जलती है वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, और जो कि अच्छी फिनिश में ब्लैक कलर में है तो वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, खासकर इस रेड कलर के साथ वो ब्लैक कलर तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके अलावा और पीछे का जो बम्पर है, रियर बम्पर भी है, उसके अंदर भी देखोगे तो थोड़े ब्लैक एक्सेंट्स को मिलाया गया है। आगे कैमरा नहीं है, पीछे कैमरा है, और पीछे पार्किंग सेंसर्स भी है। ये एक चीज़ मुझे लगता है जो कि कमी है। आगे कैमरा होता तो मज़ा आ जाता, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता, या फिर आगे सेंसर्स ही दे देते, कुछ देना चाहिए था। क्योंकि आजकल ना हम लोगों को इतनी आदत होती जा रही है धीरे धीरे सेंसर वाली गाड़ियाँ चलाने की कि अब वहाँ पर सेंसर ना हो तो थोड़ा सा अटपटा सा लगने लग जाता है, ठीक है।
तो ये एक छोटा फीडबैक है, अगर ले लें तो अच्छा, ना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो काम चल ही रहा है, तनख्वाह जाती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के ये एक्सटीरियर के बारे में बात हुई। एक्सटीरियर की बात चल रही है तो साथ साथ में आपको एक बार इसके डायमेंशंस भी बता देता हूँ, ये गाड़ी आखिर कितनी लंबी चौड़ी ऊंची है, इसकी डिटेलिंग के ऊपर बात करी जाए तो ये गाड़ी 4221 mm लंबी है, 1760 mm चौड़ी है, 1612 mm ऊंची है और 2651 mm का इसका व्हील बेस है, 188 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, 1260 किलो का वजन है। ओवरऑल लेंथ वगैरह की बात की जाए तो ठीक है, डायमेंशन वगैरह ठीक है, लेकिन क्या उन डायमेंशंस के साथ, खास करके इसके व्हील बेस के साथ, क्या अंदर उतनी जगह आती है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। अब इसीलिए गाड़ी के अंदर की तरफ आ जाइए। साथ साथ मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि भाई साहब ट्रैफिक कितना है रोड पर। आप देखिए, हम अभी निकले हैं, हमने कालिंदी कुंज से यू टर्न लिया और अभी हम ये फिल्म सिटी के पास वाली रोड पर और भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण और इकलौता रीज़न है कि एक तो पीक ऑफिस आर है, साथ में कांवड़ यात्रा की वजह से काफ़ी सारे रूट्स को बंद कर दिया गया है, रूट्स के अंदर डाइवर्जन है, तो रूट हैवी हो गया और हमारे लिए तो सुहाना हो गया भाई साहब। काहे कि अपना तो मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर गाड़ी चलाओ ताकि गाड़ी की लीस्ट मिनिमम माइलेज पता लग सके। मैक्सिमम माइलेज हर कोई बता देता है, कंपनी भी बता देती है 18 kmpl की मैक्सिमम माइलेज है भैया, लेकिन कम से कम कितना देगी बता दो, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे हम। 18 तो मतलब सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा जब देगी, लेकिन जब हम अपने ब्रॉन्ज के पेन से लिखेंगे तो आखिर तब क्या होगा, वो वाली माइलेज अपन लोग टेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल 3.1 किलोमीटर ही हम चले हैं और अभी तो माइलेज मात्र 4.1 kmpl की आ रही है। नॉट गुड एट ऑल। जिसको दिखेगा वो उसको धक्का लगेगा माय डियर फ्रेंड। एनीवेज, गाड़ी के अंदर आ जाइए, अब अंदर बैठ के बात करते हैं, चलिए। तो भाई इंटीरियर की बात करने से पहले मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ। मतलब जैसे ही हम थोड़ा ट्रैफिक से बाहर निकले, हम अभी DND फ्लाईवे की तरफ आ गए हैं जो कि दिल्ली नोएडा को जोड़ता है, और यहाँ पर हमें जैसी थोड़ी सी खाली रोड मिली ना तो गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी ने पिक करना शुरू कर लिया एकदम से। अभी तक आप देख रहे थे कि मैंने आपको दिखाया था 4.1 की फ्यूल इकॉनमी थी, लेकिन अब फ्यूल इकॉनमी बढ़कर लगभग 6.5 की तरफ बढ़ रही है, 6.4 6.5 की तरफ आगे बढ़ रही है और काफ़ी क्विकली काम हुआ है यहाँ पर कि फ्यूल इकॉनमी के बढ़ने का। जनरली टाइम लगता है, लेकिन आप देखो 50% इंक्रीज़ है। अगर मैं 4 से 6 की बात करूँ तो 50% में इंक्रीमेंट हो रहा भाई साहब। वैसे देखा जाता है 2 kmpl ही है, बट हाँ इंक्रीमेंट तो है। तो आई थिंक कि अगर जब काफ़ी स्मूथ रास्ता होगा तो 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन भी अच्छी माइलेज देता होगा, जो कि टर्बो इंजन है और काफ़ी पेपी इंजन है। खैर, अब इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। रोड अभी साफ़ सुथरी खाली है तो यहाँ पर बात करने में मज़ा भी आएगा। सो इंटीरियर के बारे में बात की जाए तो इंटीरियर काफ़ी डिसेंट, काफ़ी स्पोर्टी लगता है। कहीं पर भी और किसी कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मुझे लगता है हाँ, जिस तरह की पर्सनैलिटी का ये वाला ट्रिम है, यहाँ पर अगर बेज कलर वगैरह नहीं डाला तो अच्छा ही किया है। ऑल ब्लैक कलर में अच्छा लग रहा है। थोड़ा हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा, बट उसका टेक्सचर अच्छा है, वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब देखने में अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है। पियानो फिनिश का भी अच्छा खासा इस्तेमाल है इसके अंदर। बस हिंदुस्तान में पियानो फिनिश के साथ दिक्कत थोड़ी सी ये होती है मित्रों कि यहाँ पर धूल मिट्टी होती है ना। हमारा जर्मनी तो नहीं है, हाँ, हम तो दिल्ली NCR में रहते हैं भैया। धूल मिट्टी की वजह से क्या होता है कि देखो आप इस पे अभी भी देखोगे पियानो फिनिश के ऊपर तो ना वो छोटे छोटे ना स्क्रैचेस आने शुरू हो जाते हैं। मेंटेनेंस थोड़ी उसकी ज़्यादा हो जाती है, बट ओवरऑल डिसेंट लुकिंग इसका पूरा डैश है। बीच में एक स्क्रीन लगाई है जो 10 इंच की स्क्रीन है ये, और बहुत अच्छी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। इसका टच रिस्पांस लाजवाब है, बहुत ही स्मूथ टच रिस्पांस आपको मिलता है। आप गाड़ी चलाते वक्त ना आपको परेशानी नहीं होगी, अगर आप टच एक्सेस कर भी रहे हो तब भी नहीं होगी। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही वायरलेस है, विच इज़ वेरी गुड। साउंड क्वालिटी मैं बताऊं तो आपको बहुत ही लाजवाब है, बहुत बेहतरीन साउंड क्वालिटी है। हालांकि उसके अंदर आपको वैसा कुछ नहीं मिलता है कि कोई JBL का स्पीकर है, हार्मन का स्पीकर है, वो सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं जो फॉक्सवैगन के अपने जो भी वेंडर से वो लोग लाते होंगे। मुझे नहीं पता, मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं उन लोगों ने, लेकिन जहाँ से भी वो लोग लाते होंगे बढ़िया स्पीकर है। और मेरी बात का यकीन माने, मैं पहले रेडियो जॉकी था, मुझे स्पीकर्स का आइडिया है, तो वो स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है। बाकी इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सिस्टम में बताने को बहुत कुछ होता है। इतना होता है कि भैया हम गुड़गांव तक पहुंच जाएंगे और उसके फीचर खत्म नहीं होंगे, बट आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस ऐसा होगी नहीं। जनरली एक आम आदमी जब गाड़ी चला रहा होता है, जैसे अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ नोएडा से गुड़गांव, मेरे को क्या चाहिए यार, म्यूजिक सुनना है, मैप देखना है, वो दोनों चीज़ें हो रही हैं। रेजोल्यूशन स्क्रीन का बहुत अच्छा है, बहुत क्लैरिटी है इसके अंदर, है ना।
लेकिन एक जो परेशानी है इसके अंदर वो है, वो चलो थोड़ी सी देर में आगे बताएंगे, उस परेशानी के बारे में बात कर लेंगे। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। हाँ, और इसके साइड में जो एसी वेंट, साइड में सॉरी, इसके नीचे एसी वेंट लगे हुए हैं ना, जो उनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। उनकी कोई भी हवा जो है स्टीयरिंग की तरफ नहीं टकराती है। स्टीयरिंग में ऐसा नहीं होगा कि स्टीयरिंग से हवा टकरा रही है, आपको प्रॉपर कूलिंग वगैरह नहीं मिल रही। वो सारी शिकायत आपको एटलीस्ट इसके अंदर तो नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो एक वो चीज़ होगी अपनी साथ में। उसके बाद स्टीयरिंग पे आ जाओ जरा, थोड़ी देर स्टीयरिंग को समय देते हैं। स्टीयरिंग पे थोड़ा वक्त बिताएंगे। क्या है कि हमें सबसे ज़्यादा वक्त स्टीयरिंग के पीछे ही बिताना होता है, तो थोड़ा स्टीयरिंग के साथ वक्त बिताना चाहिए हमें। स्टीयरिंग के अंदर क्या है कि देखो, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है, लेदराइट रैप्ड मतलब वही हो गया ना। और बीच में ये अच्छा टेक्सचर वाला वॉक्सवैगन का लोगो लगा हुआ है, मतलब लोगो उसके पीछे जो लगा हुआ है अच्छा टेक्सचर है यहाँ पे, काफ़ी नीट है। और वो वाली दिक्कत भी मुझे नहीं लगता इसके अंदर आएगी कि जो हीट की वजह से स्टीयरिंग का कालापन निकलना शुरू हो जाता है, वो वाली दिक्कत आई डोंट थिंक कि वो सारी आएंगी। तो वो उन चीज़ों से तो आप बच ही जाओगे। लेकिन वॉक्सवैगन साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है, आप इसको स्टैम्प पेपर पे लिख लें, जहाँ मर्जी लिख लें। जब आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दे रहे हैं तो एक बटन रखिएगा फ़ोन उठाने का और एक बटन फ़ोन काटने का ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो अंदर जाके ओके करके काटना उठाना वो थोड़ा ना टीडियस काम हो जाता है। फ़ोन उठाना और काटना थोड़ा सा हैंडी होना चाहिए, मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ है और छोटी छोटी गाड़ियों में चीज़ें आती हैं। ठीक है, बाकी स्टीयरिंग माउंटेड पे सारे, स्टीयरिंग के ऊपर सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। एक तरफ ये क्रूज़ कंट्रोल लगे हुए हैं और दूसरी तरफ आपको एमआईडी के कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं। देखा, अगर आप एमआईडी के कंट्रोल की बात करें तो यहाँ से आप एमआईडी स्क्रीन में एंटर करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ऑडियो, टेलीफोन, व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डेटा वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, स्टीयरिंग की जब बात हो रही थी तो इसके अंदर पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं। अब आ जाते हैं इसके सेंटर पैनल की तरफ में। तो ये बात हुई, सेंटर पैनल की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे बहुत सारे बटन्स बनाए गए हैं। आई गेस ये अपर वेरिएंट के अंदर इन बटन्स को भरा जाता होगा, बट यहाँ पर तो इन बटन्स को खाली छोड़ के रखा हुआ है। और यहाँ पर एक ऑटो ऑफ का बटन है, यानी कि ऑटो इग्निशन ऑन ऑफ इसके अंदर आता है, जिसको बहुत सारे ब्रांड्स, हाँ नाम नहीं लूँगा लेकिन समझ जाओगे आप, स्मार्ट हाइब्रिड के नाम से बोलते हैं। यानी कि जब गाड़ी खड़ी होती है तो गाड़ी अपने आप ऑफ हो जाती है ट्रैफिक के अंदर, और उसके बाद जैसे आप ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उससे क्या होता है कि फ्यूल की बचत थोड़ी होती है, क्योंकि गाड़ी जो है वो बैटरी पर स्टार्ट होती है। कुछ इस तरीके से सिस्टम जो है काम करता है, मोर और लेस सभी गाड़ियों के अंदर आता है। उससे थोड़ा सा नीचे हो गया तो यहाँ पर एचबैक कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे ये, और इसके अंदर आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। लाल रंग की एम्बिएंट लाइटिंग बहुत खूबसूरत लगती है इसकी, रात को जब चलती है तो वाकई में वो एक स्पोर्टीनेस फील इसके अंदर बरकरार रहता है, महसूस होता है आपको वो। दोबारा सेंटर कंसोल पे आ जाओ, मैं भटक जाता हूँ, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, इधर उधर निकल जाता हूँ। एसी से नीचे जब जाते हैं हम तो यहाँ पर हमको मिलता है वायरलेस चार्जिंग पैड, और जो कि काफ़ी एफिशिएंट है। कम होता है ऐसी गाड़ियों में कि जहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड बहुत अच्छे से काम करे, बट इनका वाला वायरलेस चार्जिंग पैड काफ़ी एफिशिएंट है। लेकिन इसके साथ मेरा एक ऐड ऑन फीडबैक ये है कि पीछे किसी एक कंपनी ने, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद किया ने या किसी ने, चार्जिंग पैड के साथ ना अंदर एक कूलर लगा रखा था ताकि आपका फ़ोन हीट ना हो, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड आई थिंक कि बाकी कंपनीज़ को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि फ़ोन ना बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, फिर वो लैग करने लगता है। तो अगर वहाँ पर कुछ एक कूलिंग का भी जुगाड़ हो जाता ना, कोई इंतजाम हो जाता तो मालिक मज़ा आ जाता। तो आप वो वाली चीज़ को भी एक ध्यान में रखें वॉक्सवैगन साहब। ये हमारी तरफ से आपके फीडबैक है, बट जनता आपके लिए, मतलब भाई साहब आपके लिए जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, बहन जी भी देख रही हैं, तो आप लोग ये ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है इस वाले वेरिएंट के अंदर। इसके साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट है, 2 सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। उससे पीछे होगा तो यहाँ पर एक गियर नॉब है, गियर नॉब इज़ गुड, उसमें कोई कुछ कहने को है नहीं, ऐसा कोई वाइब्रेशन वगैरह कोई महसूस नहीं होती है। थोड़ा सा पीछा हो गया तो यहाँ पर एक छोटी सी एक स्पेस है जिसके अंदर आप शायद अपनी टोल स्लिप वगैरह रख दो, या कुछ मतलब ऐसे हीरे जवाहरात तो लेके नहीं चल रहा हो कोई आदमी, बट यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। उसके पीछे हो गया तो यहाँ पर 2 कप होल्डर है, छोटे छोटे ग्लास आएंगे यहाँ पर 5-5 रुपये वाले। प्लास्टिक के ग्लास नहीं यूज़ करने चाहिए, स्टील के या शीशे ग्लास यूज़ करो पानी पीने के लिए, या वॉट एवर यू वांट टू ड्रिंक, बट नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबली एंड ड्रिंक टेस्टफुली। मैसेज देना भी इंपॉर्टेंट होता है। साइड में हैंड ब्रेक है, मैनुअल हैंड ब्रेक्स है। और उसके बाद पीछे आप आओगे तो यहाँ पर आप देखो आर्मरेस्ट मिल रहा है, स्लाइडर है इसके अंदर लगा हुआ, और ये स्लाइडर काफ़ी अच्छे से काम करता है, विच इज़ गुड थिंग। और इसके अंदर भी आप यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाती है। तो ये कुल मिलाकर बात हुई इसके सेंटर कंसोल के बारे में। अब बात कर लेते हैं सीटिंग और कंफर्ट के बारे में। सीटिंग के बारे में बात की जाए तो फैब्रिक की सीट्स हैं, अच्छा थाई सपोर्ट है ड्राइवर सीट पे, और शोल्डर सपोर्ट वगैरह सब कुछ अच्छा है। आप देखो कितना बेहतरीन तरीके से मैं इसके ऊपर फिट हूँ, और अभी तक 16.6 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया है। ट्रैफिक में हम ट्रैवल कर रहे हैं और यहीं पर असली कंफर्ट का टेस्ट होता है। बॉडी रोल की भी एज सच आपको बहुत ज़्यादा शिकायत आपको नहीं आएगी इसके अंदर। थोड़ा बहुत बॉडी रोल ज़रूर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, और ख़ास करके कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के हिसाब से नोटिसेबल बॉडी रोल इसके अंदर है। बट ठीक है, ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट इज़ गुड, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती।
तो ये फ्रंट रो के बारे में बात हुई। और अब हम बात अपने माइलेज टेस्ट की तरफ कर लेते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स, जो कि देश और दुनिया का सबसे जाना माना सबसे फेमस मेडिकल इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पर पहुँच गए हैं और अभी तक का सफ़र जो हो गया हमारा 16.8 किलोमीटर का ट्रिप हमने कर लिया है। 7.8 kmpl की माइलेज जो है वो Volkswagen Tiguan 1 लीटर GT लाइन टर्बो इंजन निकाल रहा है। अभी जो रास्ता हमारा बचा है वो 1 घंटा 8 मिनट का बचा है। 26 किलोमीटर हमें और चलना है। 11:38 में हमारा अराइवल होगा। तो हम पीक आवर में ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे थे, बट हमें इनिशियली बहुत ज़्यादा जाम मिला, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला और धीरे धीरे वो ट्रैफिक लेकिन मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा स्मूथ होता जा रहा है। बट अब ये एम्स के पास अब हमें और ज़्यादा ट्रैफिक जो है यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, तो विच इज़ गुड। हमें जितना ट्रैफिक मिले हमें तो उसमें ज़्यादा खुशी होती है। जर्द में मज़ा है मेरे दोस्तों, और डर के आगे जीता। दो टैगलाइन एक साथ चिपका दिया अपन ने। इन द मीनवाइल चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। आपको टाइगुन कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में आके बताते जाओ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। सब्सक्राइब जरूर करना, मम्मी कसम है तुम्हें, वीडियो देख के चले जाते यार, सब्सक्राइब ही नहीं करते। ऐसी क्या बात है भाई की इतनी खूबसूरत शक्ल है, सब्सक्राइब करो। अब सेकंड रो के बारे में चर्चा को करेंगे शुरू और थोड़ा सा रास्ता नापते हैं। चलिए फिर सेकंड रो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बारी सेकंड रो के बारे में चर्चा करने की। सेकंड रो काफ़ी डिसेंट है। दोनों ही सीट्स के ऊपर आपको चाइल्ड सीट का माउंट मिल जाता है। आप वहाँ पर बच्चे के लिए सीट लगा सकते हैं, सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग जो हिंदुस्तान के अंदर बच्चों को ऐसे कभी गोदी में बैठा लेते हैं, आगे बैठा लेते हैं, नहीं करना है। बच्चों को हमेशा सीट के ऊपर बैठाया कीजिए, जो चाइल्ड सीट आती है उसका इस्तेमाल करा करें। इसके अलावा जो नीचे हम्प है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसके मतलब ये है कि 3 लोग बैठ सकते हैं आराम से इसके अंदर। और साथ में एक आर्म रेस्ट भी मिलता है, उसमें 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं। और पीछे भी वही एज यूजुअल फैब्रिक सीट्स वगैरह वहाँ पर आपको मिलती है। पीछे से व्यू वगैरह कैसा आ रहा है, पीछे सीटिंग कंफर्ट कितना है, इसके लिए हम ऑन करेंगे अपना कैमरा अलग से दूसरे वाला। और जो कैमरे के पीछे इंसान है यानी कि रमेश जी, जो गाड़ी में पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर उनको कंफर्ट कितना मिल रहा है। तो ये कर दिया हमने अपना कैमरा ओपन। ये रहे रमेश जी। रमेश जी, हाँ जी, क्या रिपोर्ट आ रही है पिछली सीट से? सीट कंफर्ट है, थाई सपोर्ट अच्छा है, पीछे लेग स्पेस अच्छा है, लेग रूम अच्छा है। ये लेग रूम दिखाओ, देखो कितना बढ़िया नी रूम है, बढ़िया लेग रूम है। और ये जो आगे वाली सीट है ना, ये रमेश जी की हाइट से एडजस्टेड है। रमेश जी कितनी हाइट है आपकी? 5'11" हाइट के हिसाब से। आप पीछे आपको कोई भी शिकायत हो तो बेझिझक होकर बताएं। शिकायत बिल्कुल नहीं है। तो ये थे रमेश जी रिपोर्टिंग फ्रॉम द रियर सीट सेकंड रो। उनका कहना है कि सीट में स्पेस अच्छी है, नी रूम अच्छा है, लेग रूम अच्छा है। तो सेकंड रो की रिपोर्ट होगी। अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ। बूट में आपको काफ़ी जगह मिलती है। 380-85 लीटर के आसपास का इसका बूट स्पेस है और वाकई में वो स्पेस दिखाई देती है। उसके अंदर आराम से मुझे लगता है अगर 5 लोग जा रहे हैं तो 5 लोगों का सामान आराम से उस बूट के अंदर फिट होगा और आप एक लंबे सफ़र की ओर जा पाएंगे। तो ये ओवरऑल बात हुई गाड़ी के बारे में। अब ड्राइव इंप्रेशन के बारे में बात करते हैं। आखिर ये गाड़ी चलाने में कैसी है। चलाने के बारे में बात करें ना, तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊं भाई साहब, लाजवाब इंजन है। मतलब वो कहते हैं ना कि आज जर्मन इंजन की बात होती है, तो वो बात है। बहुत लाजवाब इंजन है, बड़ा ही पेपी इंजन है। अभी तो चलो हम ट्रैफिक में चला रहे हैं, लेकिन इसको हमने खाली सड़कों पे भी चलाया और अभी भी इस वक्त भी कुछ खाली सड़कों पे हमने चलाया है। जैसे ही आप एक्सीलरेटर प्रेस करते हो ना, तो गाड़ी रफ्तार पकड़ती है, बिल्कुल रफ्तार पकड़ती है। 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन है इसके अंदर। और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो ये 114 bhp इंजन निकालता है, 178 Nm का टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस करता है। और वो चीज़ें आपको महसूस होती है जब आप ड्राइव करते हैं। ट्रांसमिशन काफ़ी अच्छा है, जो शिफ्ट्स हैं वो स्मूथ होते हैं और वो इतना ज़्यादा आपको महसूस नहीं कराएंगे। पेडल शिफ्टर जब आप करते हो, मतलब इस गाड़ी को पेडल शिफ्टर पे ले आते हो, तब तो भाई साहब मज़ा अलग ही हो जाता है, बहुत ही हसीन हो जाता है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको पावर मिलती है। 2 मोड है इसके अंदर, एक नॉर्मल ड्राइव मोड और दूसरा है स्पोर्ट मोड। जैसे ही मैं गियर नॉब को पीछे की तरफ खिसकाऊंगा, अब गाड़ी स्पोर्ट मोड पे आ गई और ये देखिए इसका पिकअप, कितना बेहतरीन पिकअप गाड़ी पिक करती है स्पोर्ट मोड पे आते ही। तो एक ना फील आता है। और अंदर नॉइज़ है जो कि इंजन की नॉइज़ है, जनरली 3 सिलेंडर इंजन में आती है नॉइज़, लेकिन जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं ना, क्योंकि ये परफॉर्मेंस के साथ जो वो नॉइज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो जो एक स्पोर्टी फीलिंग है वो यहाँ पर आती है आपको। एक्चुअली जब आप पेडल शिफ्टर से शिफ्ट करते हो ना, तो फिर तो आपको कुछ भी पता ही नहीं लगता, इतना स्मूथ सब कुछ हो रहा है कि वहाँ पर कुछ महसूस ही नहीं होता। और आपको वो एक्चुअल जो एड्रेनालिन रश चाहिए होता है, वो रश आपको इन पेडल शिफ्टर से मिल जाता है। तो ओवरऑल ट्रांसमिशन के पूरे नंबर हैं। सस्पेंशन अच्छा है, बहुत ज़्यादा झटके आपको महसूस नहीं होंगे।
स्टीयरिंग बहुत कमाल का है, बहुत ही स्मूथ स्टीयरिंग है, मतलब मज़ा आता है, मक्खन मलाई। आप एक उंगली से स्टीयरिंग को चला सकते हो, इतना स्मूथ स्टीयरिंग है। तो ये कुल मिला के बात हुई है Volkswagen Taygun 1 लीटर GT लाइन टर्बो इंजन के बारे में। आपको कैसी लग रही है गाड़ी अभी तक कमेंट कर आप जरूर बताइएगा। और साथ साथ चल रहा है हमारा सिटी ड्राइव माइलेज टेस्ट, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि गाड़ी की कम से कम माइलेज की तरफ हम ध्यान दे पाएँ कि भाई गाड़ी कम से कम इतनी माइलेज तो निकालेगी ही। डेटा आपके सामने मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रमेश जी से कि एक बार डेटा जनता को दिखाया जाए सामने। 23.8 किलोमीटर हो चुके हैं, 7.8 kmpl की माइलेज दिल्ली के हसीन ट्रैफिक के अंदर इस गाड़ी ने निकाली है। और एक बार अब हम नज़र डालेंगे अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ, तो आप देखिए 52 मिनट बचे हैं, 19 किलोमीटर का सफ़र अभी भी बचा है। कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है गाड़ी कितनी माइलेज निकालेगी? अगर अभी आपके मन में कोई नंबर आ रहा है ना, तो अभी के अभी वो नंबर कमेंट में डाल दो, अभी के अभी डाल दो। देखो मेरी उम्मीदों से तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरे को नहीं लग रहा था कि ये 7 का नंबर पार होगा, बट एटलीस्ट 8 पे तो हम लोग आ गए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम 10-11 के आसपास जाके इसको क्लोज करेंगे। और अगर ये गाड़ी 11 के माइलेज निकाल देती है तो मैं आपको बता रहा हूँ लवली हो जाएगा। वीडियो का एंड तक देखना, तब इसका रिजल्ट पता लग जाएगा। अब हमने आपको गाड़ी का पूरा रिव्यू दे दिया है। अब हम मोरलेस अब हम गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, हालांकि 1 घंटा अभी भी लगेगा, बट दिखाते हैं आपको आगे चल के। और इसके जो कॉम्पिटिटर्स है ना, जैसे क्रेटा है, सेल्टॉस है, ग्रैंड विटारा है, और इनकी खुद की कज़न है स्कोडा की कुशाक भी है। तो उन सब के कंपैरिजन में अगर मैं इस गाड़ी को रेट देखूं तो इस गाड़ी का शायद एक अपना फ़ैन बेस तैयार होगा। और शायद Volkswagen का अपना एक फ़ैन बेस है भी। जो Volkswagen लवर है वो लोग Volkswagen ही लेना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द इंजन। और मैं भी इसके अंदर ये कहूँगा कि अगर इसका कोई हाई पॉइंट है, इसकी कोई USP है, तो आई गेस वो इंजन है। जनरली 3 सिलेंडर इंजन जो होते हैं उनमें लोग शिकायतें बहुत करते हैं, बट इस वक्त इसको चला के मेरी तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है। रोबस्ट गाड़ी महसूस होती है। सेफ्टी के बारे में बात कर लो, 6 एयर बैग है, एनकैप रेटिंग 5 है, ESP EBD ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। मतलब एनकैप ग्लोबल एनकैप रेटिंग अगर 5 है तो आपको ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड करनी ही पड़ती है, एनीवेज आपको करनी पड़ती है। एनकैप रेटिंग 5 है। और Volkswagen की मजबूती के कहने क्या मतलब, उसके तो आप कितने भी कसीदे पढ़ दो वो कम होता है, यही इसकी खासियत है। और मैं आपको थर्ड साउंड सुना देता हूँ, ट्रैफिक में खड़े हैं तो ये देखो, दरवाज़ा इतना भारी है ना, जब आप खोलोगे ना दरवाजे को तभी जाके आपको महसूस हो जाएगा कि दरवाज़ा कितना भारी है। बट एनीवेज यहाँ तक इसका रिव्यू था। अब इसके माइलेज टेस्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में, अमीरों का इलाका है, काफ़ी पैसे वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारी एम्बेसीज भी हैं यहाँ पर। बट अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, है ना। आपसे और चंद सेकेंड्स बाद मिलते हैं और देखते हैं कि क्या डेटा शोकेस होता है। बस जो मेरे को एक सबसे बड़ी शिकायत है ना, वो इनकी कैमरा क्वालिटी से है। कैमरा क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है, बहुत छोटा, देखो आप स्क्रीन के ऊपर बहुत छोटा कैमरा मिलता है, और फ्रंट में कैमरा भी नहीं है, रियर कैमरा है सिर्फ। तो ये एक शिकायत रहेगी भाई कि फ्रंट में कैमरा, या फिर आप एक वो तो दे ही सकते थे, क्या कहते हैं उससे, सेंसर ही दे देते। बट कैमरा क्वालिटी इज़ नॉट एट ऑल गुड ब्रो, दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, रुको, ये देखो ये। और दूसरे जो गाइडलाइंस है ना, ये भी मूव नहीं करती हैं, ये मतलब एक ही तरफ पे रहती हैं, तो ये भी एक इशू है इसके अंदर। Can't stop me, I brought my rap. Can't stop me, I make you feel my rap. Can't stop me, I brought my flow. Can't stop me, better act like you know. You can't stop me, dog. You can't stop me now. You can't stop me. You can't stop me, dog. You can't stop me now. You can't stop me. हाँ जी, आओ जी, इधर आओ, फटाफट आओ, पहले डेटा देखो फिर बाकी की बात करेंगे। तो डेटा जो बतला रहा है 8.1 kmpl 44.4 किलोमीटर की ट्रिप पे। और आपने देखा ही है कि ये ट्रिप कितना दर्दनाक था, और हमने इतना लंबा सफ़र वो भी अंग्रेज़ी वाला तय किया, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ पर। 8.1 kmpl की माइलेज आई थिंक बहुत ही अमेजिंग है। इसको मैं इसके अंदर 1 किलोमीटर पर लीटर हम ऐड और कर देते हैं। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि हमने कई जगह पे गाड़ी को रोका था, कुछ कैमरा स्विच करना था, कैमरा पर्सन अंदर आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, तो 1 kmpl आगे एक्स्ट्रा देते हैं, तो 9.2 ये मिनिमम माइलेज है Volkswagen Taygun GT लाइन की। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये मिनिमम माइलेज है। आपको इससे बेहतर ही माइलेज मिलेगी ऑलमोस्ट हर कंडीशन में, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन में हमने ड्राइव किया इसे, वो बहुत ही ख़राब कंडीशन थी, उसको कंडीशन कह ही नहीं सकते, किसी भी हाल में वो कंडीशन नहीं थी। और Volkswagen 18 की क्लेम करता है, तो मुझे लगता है कि 13-14 के आसपास की आपको आराम से माइलेज मिलेगी। और मतलब ट्रैफिक आवर में, पीक आवर में भी 12 kmpl आपको माइलेज आराम से मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूँ कि हम बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में
थे, इतना लंबा टाइम नहीं लगता है इस सफ़र को तय करने के लिए। खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप भी एक Volkswagen Tiguan के ओनर हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस चल रहा है आप बताइए। क्या आप खुश हैं इस गाड़ी से या फिर नहीं है, या किसी तरह की परेशानी आ रही है। ये थी Volkswagen Tiguan GT Line 1 लीटर इंजन के साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना है, और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।